हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज फिर हमारे पास एक डायग्राम है। आज हम लोग पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम। और डायग्राम इसीलिए बना है कि डायग्राम से रिप्रेजेंटेशन अच्छा हो जाता है और आपको फटाफट समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं डायग्राम एक्सप्लेन करूँगा कैसे ब्रीदिंग मैकेनिज्म होता है, एल्वियोला में कैसे गैसियस एक्सचेंज होता है, ये सारी चीज़ें इसमें हम पढ़ेंगे। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो सब मैंने लिख रखा है और आपको बताता भी रहूँगा, वो आप वीडियो पॉज करके नोट करते रहेंगे। ठीक है, चलिए फिर आज अपन रेस्पिरेटरी सिस्टम शुरू करते हैं। हाँ, कल जो मैंने बताया था तुम्हें, जो फ्रेनिक आर्टरी होता है वो डायफ्राम को सप्लाई करता है। डायफ्राम ये है जो लंग्स को लोअर पार्ट में कवर करता है, ये पूरा जो एयर चैम्बर होता है उसको बनाता है। और रीनल आर्टरी इसको सप्लाई करता है, किडनी को। आज हम लोग पढ़ रहे हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट कहाँ से होता है? एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से। एक्सटर्नल नोस्ट्रिल क्या है? ये जो हमारे नाक के दोनों होल्स हैं, ये हो गया एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स, जो बाहर से विजिबल है। ठीक है, ये तो एक जो मस्कुलर स्ट्रक्चर है, इसके अंदर जो बोनी स्ट्रक्चर है वो यहाँ से, ये जो पार्ट है हमारे नोज़ का, यहाँ से शुरू होता है और यहाँ से ऐसे होते हुए यहाँ पर ट्रेकिया में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एपिग्लॉटिस है, फिर लैरिंजियल कॉर्ड है। ठीक है, जो लैरिंजियल बॉक्स होता है, लैरिंग्स जिसको बोलते हैं वो है, उसको वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं, जिससे हम लोगों का आवाज़ जो है वो आता है। ठीक है, यहाँ से फिर ये ट्रेकिया से होते हुए ये ट्रेकिया आगे जाएगा और ये डिवाइड हो जाएगा दो पार्ट में। उस दोनों पार्ट को क्या बोलेंगे? ब्रोंकस। ये ब्रोंकस हो गया एक, इसी को ब्रोंकाई बोलते हैं, जो इसका प्लूरल फॉर्म है। और ब्रोंकाई जो है वो फर्दर ट्री लाइक स्ट्रक्चर जो है, इसको ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड होगा और ब्रोंक्यूल्स फाइनली जाके किस में? फाइनली जाके मिल जाएगा एल्वियोलाई में। और एल्वियोलाई में क्या होगा? यहाँ पे जो ब्लड यहाँ पे क्या होगा कि एल्वियोलर सैक होता है। ठीक है, और यहाँ पे ये ब्लड वेसल्स होता है। ये ब्लड वेसल्स और एल्वियोलर सैक में यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होता है। इधर से O2 आता है और ये CO2 जो है वो इसमें वापस जाता है, जो हम लोग एक्सेल करके बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो ये इसका मैकेनिज्म हो गया तुमको। ये आउटलाइन हो गया कि कहाँ से कैसे जा रहा है। तो देखो, ये जो एपिग्लॉटिस है, सबसे ऊपर क्या था? नॉस्ट्रिल्स वगैरह छोड़ो, वो पूरा जो है ये साइनसिस का जो सिस्टम आता है उसमें आता है। तो ये जो एपिग्लॉटिस है, ये एपिग्लॉटिस क्या होता है? ये बना होता है कार्टिलेज का। कार्टिलेज का बना होता है और ये फ्लेक्सिबल होता है। क्या होता है कि व्हेन यू आर ब्रीदिंग, उस टाइम पे ये ओपन होता है, ऐसा, ये ऐसा फ्लैप है। ठीक है, जैसे मान लो ये फ्लैप है, जैसे ही एयर जा रहा है तो ये ओपन है, जैसे ही फूड जाएगा तो ये क्लोज हो जाएगा, ताकि विंड पाइप में फूड नहीं जाए। और उसके बगल में क्या है? उसके बगल में है हमारा ईसोफेगस, जो कि फूड पाइप है। ये रेड वाला मान लो फूड पाइप है। ये क्या हुआ? ये ऐसा था, ये बंद हो गया, तो ये आराम से फूड इस पाइप में जा रहा है, विंड पाइप में नहीं जा रहा है। तभी हम लोग जब खाते टाइम बोलते हैं तो कभी कभी वो खांसी आती है ना, वो फूड कभी एपिग्लॉटिस के आसपास जाता है, तो उस कारण से ऐसा होता है। फिर ये लैरिंग्स हो गया, ये एक बॉक्स शेप एक स्ट्रक्चर होता है और एक इसका काम क्या होता है? ये वॉइस बॉक्स होता है। ठीक है, उसके बाद जो लैरिंग्स है, इसके बाद से शुरू होगा हमारे यहाँ से यहाँ तक, ये होगा ट्रैकिया। ठीक है, ट्रैकिया को ही क्या बोलते हैं? विंड पाइप। और ये जो पूरा स्ट्रक्चर है यहाँ तक, ठीक है, ये क्या करता है? ये कंडक्शन का काम करता है, कंडक्टिंग स्ट्रक्चर है। और ये एपिग्लॉटिस से, तुम्हारा नॉस्ट्रिल्स से लेके अब जो ट्रैकिया है, ब्रोंकियोल से यहाँ तक जो एयर आता है, इसका कंडीशनिंग होता है। ठीक है, जैसे मान लो कंडीशनिंग होता है, ऐसा तो है नहीं कि बहुत ज़्यादा ठंड है तो उसमें तुम सांस ले रहे हो, तुम्हें ऐसा पता चला अरे ये ठंडा ठंडा हवा यहाँ से अंदर जा रहा है, ऐसा कभी होता है? नहीं होता है। क्या होता है कि सबसे पहले तो इसका टेम्परेचर को रेगुलेट किया जाता है। ठीक है, और ये जब कंडक्शन के स्टेज में होता है, ये कंडक्टिंग फेज में होता है ब्रोंकियोल्स तक। ठीक है, तभी किया जाता है। इसका टेम्परेचर, अगर बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा है तो उसको कम किया जाएगा, अगर कम है तो उसको बढ़ाया जाएगा। ये टेम्परेचर कंट्रोल। उसके बाद क्या होगा? ये ब्रोंकियोल्स
अब मान लो जो एयर है, एयर में बहुत सारा पॉल्यूटेंट्स है, जैसे डस्ट है, पार्टिकुलेट मैटर्स है, ठीक है। पार्टिकुलेट मैटर कुछ नहीं होता है, जो डस्ट से भी छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, उसी को पार्टिकुलेट मैटर बोलते हैं। तो वो क्या करता है कि वो अगर इसमें जाएगा तो वो क्या करेगा कि जो गैसेस एक्सचेंज का साइट है वहाँ पे जाके बैठ जाएगा, क्योंकि उसको तो ब्लड में जाना है, या ब्लड में जाएगा वहाँ से, वो भी ब्लड को हार्म करेगा। तो ये पार्टिकुलेट मैटर्स को ये यहाँ से हटाएगा, डस्ट को यहाँ से हटाएगा। तो इसमें क्या होता है, जो नॉस्ट्रिल्स होता है, नॉस्ट्रिल्स में क्या होता है, हेयर होता है ना, तो जो डायरेक्शन में हवा जा रहा है ना, उसके उल्टे डायरेक्शन में ये हेयर्स बीट करते हैं। जैसे मान लो कि ये हेयर्स है और हवा इधर से इधर जा रहा है, ये हेयर्स इस डायरेक्शन में बीट करते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो डस्ट पार्टिकल्स है वो हेयर्स में आके, और यहाँ पे म्यूकस होता है, तो हेयर और म्यूकस जो है इनको क्या करेंगे, जितने ये डस्ट पार्टिकल्स हैं उसको ट्रैप कर लेंगे। तभी जो है, जो हमारे नाकों में म्यूकस बनता है, सुबह सुबह साफ करके निकालते हैं, या कफ वगैरह होता है, वो वही म्यूकस ही है, ठीक है। जो डस्ट पार्टिकल्स, तो जितना पॉल्यूटेड जगह में तुम रहोगे उतना तुमको चांसेस हो जो कफिंग है, ये सब चीज़ों का चांसेस ज़्यादा होगा, और उतना ज़्यादा तुम्हारे अंदर ये बनेगा, म्यूकस बनेगा, ठीक है। तो अब मान लो, अब जो एयर था, जो मान लो इधर से एयर है, वो प्यूरिफाइड तो है ना, यहाँ पे प्यूरिफिकेशन होगा, मतलब आ रहा है तो उसको धीरे धीरे कंडीशनिंग जो है वो होता है। इसमें एक और चीज़ होता है, मॉइस्चरिंग ऑफ एयर। जो एयर होता है जनरली बाहर में ड्राई होता है, जनरली ड्राई होता है, कभी कभी ह्यूमिड भी होता है। मान लो कि बारिश हुई है, बहुत ह्यूमिडिटी है, तो उस टाइम ह्यूमिड भी होता है एयर। तो क्या होता है, इसको कंडीशनिंग किया जाता है। इसीलिए जब बहुत ड्राई वेदर होता है, या बहुत ड्राई प्लेस पे, बहुत गर्म जगह पे तुम गर्मियों में चले जाओ, तो क्या होता है, हमें गले में दर्द होता है, या ऐसी कुछ परेशानियाँ आती है, वो या किसी 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 लोगों को इपिस्टैक्सिस भी होता है, नजल ब्लीडिंग होता है, वो भी होता है। उसको साइंटिफिक टर्म में क्या बोलते हैं, इपिस्टैक्सिस, ठीक है। नजल ब्लीडिंग भी होता है, क्योंकि क्या होता है कि जो नजल मेम्ब्रेन होता है वो बहुत फ्रेजाइल होता है, और वहाँ पर बहुत सारा ब्लड सप्लाई होता है, क्योंकि क्या है, इनको टेम्परेचर कंडीशनिंग भी करनी है। तो टेम्परेचर कंडीशनिंग एक्चुअली कैसे होता है, वो तुम्हें अगर बता दूँ तो बहुत आसान होगा समझने में। ये हर जगह टेम्परेचर कंडीशनिंग ऐसे ही होता है, ठीक है। जैसे देखो, टेम्परेचर कंडीशनिंग हमारी बॉडी में कैसे होता है, ये मान लो एक ब्लड वेसल है, ठीक है। अब मान लो कि ये स्किन है, ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे स्किन में तो बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे म्यूकस ग्लैंड, ये क्या कहते हैं अपने सीबेशियस ग्लैंड होता है, म्यूकस नहीं होता है, सीबेशियस ग्लैंड्स होता है। सीबेशियस ग्लैंड्स में क्या होता है, सीबम होता है, और क्या होता है, स्वेट ग्लैंड होता है। तो ये क्या करता है कि जैसे ये ब्लड जा रहा है, ठीक है, या आर्टरी या वेन से ब्लड जा रहा है, इसके कांटेक्ट में मान लो कि कोई बहुत गर्म चीज़ आए, तो वो क्या करेगा, जो टेम्परेचर है, ज़्यादा बढ़ा हुआ टेम्परेचर है, वो किसको पास ऑन कर देगा, ब्लड को पास ऑन कर देगा। तो ब्लड फाइनली क्या करेगा, उसको सर्कुलेशन में धीरे धीरे उसका रेगुलेट करता जाएगा, क्योंकि क्या है कि सरफेस एरिया वाइज वो ज़्यादा है। अब देखो, जैसे ठंडियों में क्या होता है कि ठंडियों में बाहर का टेम्परेचर बहुत कम है, ब्लड का टेम्परेचर कम हो गया, तो अब बॉडी को लगता है कि इतना कम टेम्परेचर पे हम सर्वाइव नहीं कर सकते, तो हमें फीवर हो जाता है। हमें फीवर होता है तो उससे क्या हो रहा है, फीवरिश होने से टेम्परेचर बढ़ रहा है, और टेम्परेचर जैसे ही बढ़ेगा, फिर ब्लड का रेस्ट में जाओगे तुम, टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये वापस से नॉर्मल हो जाएगा। उसमें ब्लड का जो विस्कोसिटी है वो भी इफेक्ट होता है। जैसे मान लो अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ठीक है, तो लिक्विड के केसेस में क्या होता है, विस्कोसिटी जो है वो कम होता है, ठीक है, और अगर टेम्परेचर कम करते हैं तो विस्कोसिटी बढ़ता है। तो ये सब चीज़ों से बचाने के लिए हमारे अंदर हीट रेगुलेशन मैकेनिज्म है, जिसमें कि हाइपोथैलेमस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, अगर ये चीज़ें डिस्कस करने लगो तो पूरा 1-2-3 लेक्चर वही चलता रहेगा। तो इसीलिए ब्रेन वगैरह लास्ट में पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे। अभी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो पहले ख़त्म कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारा एयर कहाँ पहुँच गया, एल्वियोलाई में। अब देखो एल्वियोलाई में एयर के साथ क्या होगा। एल्वियोलाई में जब एयर पहुँच गया, ये देखो, ये एक एल्वियोलर सैक है, ठीक है, इसमें बहुत सारे एल्वियोलाई होते हैं, एल्वियोलर बंडल टाइप का होता है, ठीक है। अब मान लो इसका मेम्ब्रेन है, अब क्या होता है, ये है ब्लड वेसल का मेम्ब्रेन, ठीक है। इसमें क्या है, आरबीसी है, आरबीसी में क्या है,
हीमोग्लोबिन है, और इसमें क्या है, इसमें O2 है। हीमोग्लोबिन के पास क्या है, CO2 है। तो अब ये क्या करेगा, अभी जो ये है इसको बोल, ये जो रहता है तुम्हारा Hb के साथ ये बाइंडेड रहता है। फिर क्या करेगा, ये CO2 एल्वियोलाई को दे देगा, जो कि बाहर निकल जाएगा नॉस्ट्रिल से, और O2 वापस आ जाएगा। इसको बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाएगा। ठीक है, ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है ये क्या करेगा, O2 जो है वो सेल्स को O2 ट्रांसपोर्ट कर देगा। ठीक है, और हाँ, ये होता है इनका मैकेनिज्म। ठीक है, अब देखो जो लंग्स, ये अंदर का तो अपने पढ़ लिया कि इसका क्या मैकेनिज्म है। अब जो लंग्स का पार्ट है उसमें देखो तुम, ये जो क्रॉस सेक्शन है, ये छोटा छोटा जो दिख रहा है, ये क्या है, ये बोन्स है। कौन से बोन है, रिब वाले बोन। जो रिब्स होता है, ये हमारे लंग्स हैं। ये लंग्स के यहाँ पे आप टच करोगे अपने, तो यहाँ पर पूरा रिब्स हैं, सारे रिब्स हैं। तो ये रिब्स क्या करते हैं, ये रिब केज बनाते हैं। जो रिब्स हैं या क्या बनाएंगे, रिब केज। क्योंकि आफ्टर ऑल जो लंग्स है वो सॉफ्ट टिश्यू से बना है, इसको क्या चाहिए, प्रोटेक्शन चाहिए, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट ऑर्गन है और किस में, ब्रीदिंग एंड रिस्पिरेशन में हेल्प कर रहा है। तो इसको प्रोटेक्शन भी वैसा चाहिए कि मान लो इस पे चोट नहीं लगे, इसको किसी तरह से नुकसान नहीं हो, कोई शॉक नहीं, जैसे हम गिर गए तो गिरने से क्या होगा, इसमें स्टर्नम है, सामने स्टर्नम है, साइड में रिब्स है। ठीक है, वो उसको प्रोटेक्ट करेगा। पीछे जो है हमारा वर्टिब्रे है, बैक में ये वर्टिब्रे, तो ये वर्टिब्रे बैक का, सामने का स्टर्नम और ये रिब्स, ये सारे मिलके क्या करते हैं, रिब केज का फॉर्मेशन करते हैं। और रिब केज जो होता है ये एयर टाइट होता है, मतलब इसमें न हवा अंदर जा सकता है न बाहर जा सकता है, वो सिर्फ लंग्स के थ्रू जाएगा। फिर क्या होता है, ये जो डायफ्राम है ये इसका लोअर बाउंड्री बना रहा है। ठीक है, ये पूरा चैम्बर जो है ये तुम्हारा कंप्लीट होगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये जो लंग्स है, ये जो हमारा लंग्स है वो पूरा, ये दोनों तरफ ये पूरा जो है एक कवरेज में पैक होता है, एक बाई लेयर कवरेज होता है। जैसे हम लोगों ने हार्ट में पढ़ा था ना, हार्ट में क्या होता है, पेरिकार्डियम, यहाँ क्या होता है, प्लूरा। ठीक है, और इसको प्लूरल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ठीक है, ये भी बाई लेयर होता है, जैसे पेरिकार्डियम के जैसे, मतलब कि 2 लेयर होता है इसका, और इसके अंदर ये हमारा लंग्स प्रोटेक्टेड होता है। ठीक है, ऐसे रहेगा। तो ये क्या करेगा, इसमें एक होता है प्लूरल फ्लूइड। ठीक है, प्लूरल फ्लूइड जो होता है वो क्या करेगा, क्या होगा, प्लूरल फ्लूइड ये क्या करेगा, ये भी वही काम करेगा, शॉक को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, शॉक को एब्जॉर्ब करने का काम करेगा। कभी कभी क्या होता है, जब ये प्लूरल फ्लूइड ज़्यादा अमाउंट में हो जाता है और लंग्स को पुश करने लगता है, तो उसको बोलते हैं प्लूरल इफ्यूजन, वो एक बीमारी, डिजीज बन जाता है। अब लंग्स में क्या होता है, बोलते हैं ना लंग्स में पानी भरता है, तो एक्चुअली क्या होता है कि यहाँ पे गैसियस एक्सचेंज बंद हो जाता है। जैसे मान लो बहुत हैवी स्मोकर है, बहुत क्रॉनिक स्मोकर है, बार बार स्मोकिंग कर रहे हैं। स्टूडेंट्स में आजकल ये प्रॉब्लम ज़्यादा हो रहा है कि एंजाइटी हुआ तो स्मोकिंग करने लगते हैं। अब स्मोकिंग करने का प्रॉब्लम ही यही है कि ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम वो क्या कर रहा है, तुम्हारी जो ये एल्वियोला है इनको डैमेज कर रहा है, और धीरे धीरे उनका एफिशिएंसी कम होता है। और वैसे भी स्मोकिंग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, अगर तुम स्मोक कर रहे हो तो उसमें क्या है, निकोटीन। और निकोटीन जो है इसकी लत लगती है, मतलब हैबिचुअल हो जाता है, उसको चाहिए ही चाहिए, नहीं तो उसका दिमाग काम नहीं करेगा। ठीक है, तो फिर ये निकोटीन जितना लोग कंज्यूम करता है उतना उसका आदत जो है और बढ़ता ही जाता है, क्रेविंग्स बढ़ता जाता है। तो जो निकोटीन है ओवर द, पहले तो बड़ा मज़ा आता है, लेकिन ये तुम्हारे ब्रेन को धीरे धीरे क्या करेगा, बिना निकोटीन के तुम्हारा ब्रेन नहीं काम करेगा, तो ब्रेन को स्लो डाउन करेगा। ठीक है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, इसीलिए स्टूडेंट्स को अवॉइड करना चाहिए। तुम्हारे पास स्ट्रेस है, कोई इशू है, एंजाइटी है, प्रॉब्लम है, सबके साथ है, कुछ क्रिएटिव वे से उसको सॉल्व करने का कोशिश करो। ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जो क्रिएटिव वे से सॉल्व नहीं हो सकता है। ठीक है, अपने टीचर्स से बात करो, मुझे लिखो, मेल करो, मैं रिप्लाई करूँगा। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम्स होता है उसको ऐसे डील करने का। अगर तुम हर प्रॉब्लम्स में
स्मोकिंग करने लगोगे, ड्रिंकिंग करने लगोगे, तो दैट इज हार्मफुल फॉर योर हेल्थ। ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम क्या होगा, तुम्हारे पेरेंट्स को प्रॉब्लम होगा, तुम्हें प्रॉब्लम होगा। उनके बारे में सोच के चलो ना। तुम जो स्मोकिंग कर रहे हो किसके पैसे से कर रहे हो? तुम्हारे मम्मी पापा के पैसे से। अभी तुम तो कमा नहीं रहे, राइट। एक पर्सपेक्टिव होना चाहिए, ठीक है। तो ये पोर्शन हमारा कवर हो गया। पार्ट कवर। यहाँ पे एक जो है छोटा सा चैम्बर होता है जिसमें हार्ट एक्ट होता है, तो उस कारण से भी इसका पूरा प्रोटेक्शन जो है वो बहुत ज़रूरी है। ये एक 3D डायग्राम है, उसको 2D में बनाया है, इसीलिए ऐसा अजीब सा दिख रहा है। एनसीईआरटी में तुम्हें दिखा देता हूँ, एनसीईआरटी में तुम्हें अच्छा दिखेगा। ये देखो, ये जो है वर्टिब्रल कॉलम है, ये सामने से रिब्स है, और सामने की तरफ जो है आगे की तरफ स्टर्नम होगा। यहाँ पे ये डायफ्राम है, और ये हमारा रेड वाला जो मरून रेड पोर्शन है ये हमारा लंग्स है। ये गैसियस एक्सचेंज का है। अब गैसियस एक्सचेंज में क्या होता है, जो इंटरकॉस्टल मसल्स है जिससे हमारे एब्स बनते हैं, ठीक है, एब्डोमिनल मसल्स जिसको बोलते हैं। तो इंटरकॉस्टल मसल्स क्या है कि जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है, जब डायफ्राम रिलैक्स स्टेज में होता है तो वो डोम शेप्ड होता है, ऐसा, इसको डोम शेप बोलते हैं। अब जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो दोनों पार्ट से खींचेगा, दोनों पार्ट से खींचेगा तो ये नीचे आएगा, ये ऐसा फ्लैट हो जाएगा। जब ये फ्लैट होगा इतना एरिया जो है तुम्हारा ये बढ़ेगा। जब अपन एक्सपायर करते तो ये आगे आ रहा है, फिर एक्सेल कर रहे हैं तो ये नीचे जा रहा है, ठीक है। ये एरिया को बढ़ाया तो ये क्या करता है, एक्चुअली इसमें एक कॉन्सेप्ट है टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम जो लंग्स का होता है वो 500 ml होता है जनरली, लेकिन हमारे अंदर कैपेसिटी होता है तुमको करीब 6000 to 8000 है, ठीक है। सॉरी, ये 6 to 8 लीटर, ठीक है। 6000 to 8000 ml मतलब 6 to 8 लीटर तक जो है हम लोग इंस्पायर और एक्सपायर कर सकते हैं। मतलब कि जो तुम्हारा 500 ml नॉर्मली है, इसको ये टाइडल वॉल्यूम, वो तुम 6 to 8 लीटर जो है एक्सपांसन और मतलब 6 लीटर है और उसको छोड़ सकते हैं। उसमें थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए। 3 to 4 तो अपन नॉर्मली करते हैं, ठीक है। ये वाला पोर्शन जो है इसमें क्या होगा, इसमें मसल्स का रोल है, इसीलिए जब अपन मिलकर ब्रीदिंग कर रहे हैं तो एब्डोमेन पे हाथ रख के देखो तो तुम्हें पता चलेगा कि ये ऊपर नीचे हो रहा है। तो उसके कारण क्या है कि यहाँ पे जो मसल्स हैं और इधर वाले जो मसल्स हैं उनको इंटरकॉस्टल मसल्स बोलते हैं। ये इंटरकॉस्टल मसल्स का इसमें रोल है, ठीक है। ये पूरा जो है ये तुम्हें ध्यान रखना है। तो इसमें और तो कुछ है नहीं, गैसेस एक्सचेंज भी अपन ने पढ़ लिया, ये भी देख लिया, ठीक है। तो ये पोर्शन भी हमारा कंप्लीट हो गया, ये पोर्शन भी कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट लेक्चर में डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम कवर करेंगे। टिल देन थैंक यू सो मच, ठीक है। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि जिनको पढ़ना है एक्चुअली में उन तक पहुंच पाए ये सारा कंटेंट, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ठीक है, अपना ध्यान रखो, कोविड से थोड़ा बच के रहो, अभी पता नहीं उससे वेरिएंट्स वगैरह आ रहे हैं। आज तो मैं जा रहा हूँ सेकेंड डोज लगवाने, अपना ड्यू था मेरा अभी तक। चलो ठीक है गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।